ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th फिजिक्स जेके बॉस एग्ज़ाम 2026 स्टूडेंट, आज की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने क्विक रिविजन्स आप चैप्टर को करवानी है। ऑलरेडी हम 3 चैप्टर जो हैं वो कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो जो है वो हम चैप्टर नंबर 4 से शुरू करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने, और साथ में मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले न्यूमेरिकल्स का आपको गेस दे देता हूँ। अक्सर बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल्स बताइए। तो स्टूडेंट, चैप्टर जो है और कौन कौन से न्यूमेरिकल आए हुए हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं मैं उनकी भी बात कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल का मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना भी रखी हैं, प्लीज़ वो भी आप वॉच करिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वो भी वॉच करिए। स्टूडेंट, चैप्टर आप लिख सकते हो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से न्यूमेरिकल आया हुआ है, वर्क, पावर एंड एनर्जी से न्यूमेरिकल आया हुआ है, एंड ऑसिलेशन एंड वेव से आपके न्यूमेरिकल आए हुए हैं। और टॉपिक जो है फोर्स, डायरेक्टली फोर्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द फोर्स। एलिवेटर का क्वेश्चन पूछा हुआ है फोर्स के रिलेटेड, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से क्वेश्चन है, और उसके बाद आपने देखना है कि वर्क से क्वेश्चन आपको आया हुआ है, वर्क आपको निकालना है, ठीक है। एंड देन आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है डायमेंशन से भी एक क्वेश्चन स्टूडेंट न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। एंड ऑसिलेशन एंड वेव से जो है ऑसिलेशन से न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, और वो टॉपिक आपका वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम वाले टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल आपको वेव्स वाले टॉपिक में से वो है स्टैंडिंग वेव्स से पूछा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम स्टूडेंट बात करें एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है एक जो चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उससे आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से, आपने वो याद रखना है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर से आपका एक ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, ये भी अपने याद रखना है। और इसी के साथ आप डायमेंशन फार्मूला भी याद रखोगे, उससे भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। थर्ड आपने याद रखना है ये इक्वेशन ऑफ मोशंस के रिलेटेड एक आपका ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। मैंने कल भी आपको कहा था v इक्वल टू ds/dt इस फार्मूले से और एक्सेलरेशन के फार्मूले से एक आपका जो है ऑब्जेक्टिव बनता है, ये भी अपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फोर्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन से एक आपका ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन से, ये भी आपने याद रखना है। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछा क्या हुआ है कि मैक्सिमम हाइट जो है हॉरिजॉन्टल है ये एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर, तो बताइए वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी तो इसके लिए आपने याद रखना है, ये वेलोसिटी तो वेरी करती नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है u cos थीटा, तो इसके अलोंग जो भी वेलोसिटी आएगी दैट्स इज u sin थीटा ही आएगा, ठीक है ना। तो एक इसके ऊपर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर है। फिर ग्रेविटेशन के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ग्रेविटेशन के चैप्टर से वेरिएशन ऑफ जी की जो वेरिएशन हम पढ़ते हैं उससे एक ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करें अगर तो रेडियस ऑफ गायरेशन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक है ना, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क का जो रिलेशन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछा हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करें तो आपका थर्मोडायनेमिक्स से एक ऑब्जेक्टिव है, मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो बन सकते हैं, बट फिर भी मैंने आपको बता दी कि ऑलरेडी किन किन चैप्टरों से आपको ऑब्जेक्टिव जो है पूछे हुए हैं, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट बताइए क्या है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है। तो स्टूडेंट ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की रिवीजन की। वीडियो आपने स्किप नहीं करना है, आपके पास ऑलरेडी 2 ही दिन बच चुके हैं। ये वीडियो मैं आपके लिए आप पर डे में 2 वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ ताकि आपकी रिविजन अच्छे से हो जाए। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो डाउट। ऑलरेडी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर किया हुआ है, ग्रुप का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी रिवीजन की। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है स्टूडेंट, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपने, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर से मैंने जैसे गैस आपको बताया था कि आपने इनर्शिया की डेफिनेशन याद रखनी है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, ठीक है ना। इनर्शिया स्टूडेंट क्या होता है, रेजिस्ट टू एनी टाइप ऑफ चेंज, रेजिस्ट टू एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी भी किस्म की जो चेंज आती है ऑब्जेक्ट के अंदर उसको रेजिस्ट करना। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स लगाने से वो रेस्ट में नहीं जाएगा, कौन रोक रहा है, इनर्शिया रोक रहा है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो रेस्ट में नहीं जाएगा, फोर्स लगाने से कौन रोक रहा है, स्टूडेंट इनर्शिया रोक रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव आपको कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, तो ये आपने याद रखना है। सेकेंड, इसमें जो न्यूटन के लॉज हैं मैंने आपको बताए थे, तीनों स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ।
न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंट है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कराने में हेल्प करती है, ठीक है ना। जब भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करता है तो वो हमेशा फोर्स की हेल्प से ही होता है। तो यह है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। जैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन है स्टूडेंट, ठीक है, टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये सारा न्यूटन फर्स्ट लॉ में आता है। न्यूटन सेकंड लॉ स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेशन बताता है, फोर्स को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। तो ये कहता है जो फोर्स होती है वो होती है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, और यहीं से एक फार्मूला हम बनाते हैं फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन का, ठीक है ना। तो ये भी आपने याद रखना है। थर्ड लॉ क्या बताता है कि फोर्स जो है स्टूडेंट वो ऑलवेज क्या होती है, इक्विवेलेंट अपोजिट होती है। ये आपने याद रखना है। फर्स्ट लॉ फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, सेकंड भी एंड थर्ड भी। फर्स्ट क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, और ये नेचर बताता है फोर्स का कि फोर्स कितने टाइप्स की होती है। इसके बाद अच्छा थर्ड लॉ तो मैंने बता दिया आपको, सेकंड लॉ भी स्टूडेंट स्टेटमेंट बता दी। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स स्टूडेंट न्यूटन होता है, ये आपने बोलना नहीं है। सीजीएस यूनिट डाइन होता है, ये भी आपने बोलना नहीं है। कई बार डायमेंशन से ही क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। नेक्स्ट जो बात करेंगे दैट्स इज लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम स्टूडेंट क्या होता है, पी से हम डिनोट करते हैं और बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। इसके ऐसा यूनिट स्टूडेंट ये होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। लीनियर मोमेंटम के ग्राफ्स वगैरह कुछ बनते हैं वो भी अपने याद रखने, ठीक है। हम इसमें ग्राफ भी जो ड्रा करते हैं स्टूडेंट वो भी अपने याद रखने सारे ग्राफ, मतलब पी और वी के बीच में ग्राफ जब मास कांस्टेंट होगा, फिर पी और एम के बीच का ग्राफ जब वी कांस्टेंट होगा, तो ये सारे अपने याद रखने हैं। इसके बाद इसके अंदर जो टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन का, कि हाउ टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। एक्चुअल ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको प्रूफ करना विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको इम्पल्स पता होना चाहिए कि इम्पल्स क्या होता है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इम्पल्स के बारे में। तो इम्पल्स आपने याद रखना है, इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। मैक्सिमम फोर्स कितने कम समय के अंदर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, दैट्स इज कॉल्ड अ इम्पल्स स्टूडेंट। इसमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी है जो आपको प्रूफ करनी है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम किसके बराबर होती है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के P2 माइनस P1 के। क्विक रिवीजन है स्टूडेंट, ठीक है। मटेरियल आपको मिल जाएगा, उसके अपना टेंशन नहीं करनी है। जिसका भी आपको मटेरियल चाहिए, तो ये क्विक रिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्या कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, क्या इनका मीनिंग है। तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, सिंपल। ओके, नेक्स्ट बात करूँगा स्टूडेंट में फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या होता है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन को हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स होती है। ओके, अपोजिंग फोर्स होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमेशा मोशन को ये रोकती है स्टूडेंट। टाइप्स में इसमें स्टैटिक आपने याद रखना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है इसमें, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन है स्टूडेंट, फिर इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आती है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का स्टूडेंट काम ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट को मूव नहीं होने देती। आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा है, तो कौन सी फ्रिक्शन उसको रोकती है, दैट्स द स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की दो टाइप्स होती हैं स्टूडेंट, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होगा तो उस वक्त जो फ्रिक्शन काम में लाई जाएगी उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन वी स्लाइड द ऑब्जेक्ट द फोर्स कम्स इनटू प्ले, दैट्स कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट अपने याद रखना, सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है स्टैटिक की, सबसे मैक्सिमम होती है स्टैटिक, और इन दोनों के अंदर ज्यादा होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। सबसे कम फ्रिक्शन होती है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बताइए कौन सी फ्रिक्शन मिनिमम होती है तो रोलिंग, और कौन से सबसे ज्यादा होती है तो वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, म्यू एस स्टूडेंट क्या है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका फार्मूला आप याद रखोगे, ये फार्मूला हम यूज करते हैं इसके लिए। ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये फार्मूला आपने याद रख लेना, इस फार्मूले से आपका क्वेश्चन बन जाए। और ये है म्यू एस इक्वल टू tan थीटा एंड आल्सो म्यू एस इक्वल टू tan फाई। यहाँ पे ये जो थीटा है इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। और स्टूडेंट ये रिलेशन भी अक्सर में आ जाता है कि बताइए रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो वो रिलेशन मैंने आपको बता दिया है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी डेफिनेशन स्टूडेंट क्या है वो आपको मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। एंड नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, F बराबर mv²/r एंड ओनली A इक्वल टू v² बाई आर। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स
एंड दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्टूडेंट। ओके, तो ये आपने याद रखने फार्मूले। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन भी आपने याद करनी है, प्रिपेयर करनी है। याद क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है ना। इसमें आपने दो फार्मूले याद रखने, ठीक है ना। एक आता है इसमें मैक्सिमम स्पीड का स्टूडेंट, एक आता है इसमें मिनिमम। ये जो है जो मैं अभी लिख रहा हूँ स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड tan थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है ना। RG tan थीटा स्टूडेंट, ये जो फार्मूला इसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। एक्चुअल बच्चे पूछ रहे थे, तो आपने जब डेरिवेशन स्टूडेंट करोगे तो आपको एक ऐसा फार्मूला प्रूफ करना है। ये आएगा म्यू एस इक्वल टू 1 + tan थीटा डिवाइड बाई, सॉरी हाँ ओके, 1 + tan 1 - म्यू एस tan थीटा। ऐसा एक फार्मूला प्रूफ करोगे। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ, इसको बोलते हैं वी मैक्सिमम, और ये ऑप्टिमम स्पीड है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो बैंकिंग ऑफ रोड की डेरिवेशन सबने अच्छे से करनी है। साइक्लिस्ट वाला भी क्वेश्चन है, उसका फार्मूला जो है स्टूडेंट वो यही आएगा, ठीक है। सॉल्व करके यही फार्मूला उसका आता है, साइक्लिस्ट वाला भी। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट जो हमारा वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो मैं इंपॉर्टेंट फार्मूले को बात भी साथ साथ कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपने वो भी याद रखने। वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज इवनिंग की क्लास के अंदर मैं रिवीजन जो है आपके स्टूडेंट वो कंप्लीट करवा दूंगा। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल मैंने करवाया था, उसके अंदर ये फार्मूला मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर स्टूडेंट अपने फार्मूला का याद रखना है, Fx इंटू एस एक्स, Fy इंटू एस वाई, Fz इंटू एस जेड। एक ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब थीटा स्टूडेंट जो आपका क्या होगा, अक्यूट होगा। ये आपने याद रखना, थीटा इज अक्यूट, वर्क इज पॉजिटिव। थीटा जब स्टूडेंट ऑब्ट्यूज होगा तो तब वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ वर्क पॉजिटिव है, वर्क नेगेटिव, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तब वर्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मैं देख रहा था, इसके पूछा हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क करती हैं वो वर्क किसके बराबर होता है, तो आपने याद रखना है वो वर्क 0 होता है। सेंट्रीपिटल फोर्सेस जो वर्क करती हैं स्टूडेंट वो वर्क 0 के बराबर होता है, बिकॉज थीटा 90 बनता है वहाँ पे। ओके, तो उसके बाद इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टूडेंट क्या कहती है कि जो वर्क हम करते हैं वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ओके, ये भी आपने प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ तो स्टूडेंट मैं स्किप कर गया, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने जरूर पढ़ लेनी है, V = U +। अच्छा, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको भाई, ये तो कल वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। और यहाँ पर भी इनका यूज़ होना है। जब यहाँ पे स्टूडेंट आप वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करोगे, प्रूफ करोगे, तो आपको ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है, V² - U² = 2AS। V इज द फाइनल वेलोसिटी, U इज द इनिशियल वेलोसिटी, A इज द एक्सेलरेशन, S इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस फार्मूले से वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कहीं बार स्टूडेंट वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स आपको निकालना आ सकता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये इंटीग्रेशन याद रखोगे आप, ठीक है ना। ये फार्मूला आप याद रखोगे, इससे आप वर्क निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने देखा इसके ऊपर भी आया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ है वेरिएबल फोर्स के ऊपर, ठीक है ना। तो आपने ये भी याद रखना है, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क का जो फार्मूला वो हम ये वाला यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², और ये कहता है कि एनर्जी जो बॉडी में आती है ड्यूरिंग मोशन उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट 3 टाइप्स की हैं। नंबर 1 GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 EPE इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड नंबर 3 इसको भी EPE बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बट ये 12th क्लास में आप पढ़ोगे। इसका फार्मूला आपने याद रखना है, mgh होता है स्टूडेंट। इसका फार्मूला होगा 1/2 kx² होगा, ठीक है ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 kx², और mgh के यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं k क्या होता है, तो आपने याद रखना है k को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। इसके यूनिट भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्टूडेंट इसका यूनिट आपने याद रखने, देखिए एनर्जी है यहाँ पे, तो इसका यूनिट आपका याद रहो, के किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसको एक मिनट, न्यूटन मीटर इनवर्स स्टूडेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर इनवर्स इसके जो है वो यूनिट आ जाएंगे, ठीक है ना। के स्प्रिंग कांस्टेंट के आपने याद रखने। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की है। अच्छा, पावर के फार्मूले है, एक पावर का फार्मूला आपने ये याद रखना है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आया हुआ है स्टूडेंट। फोर्स इंटू वेलोसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ पावर, और पावर का जनरल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद टाइम, मतलब इसको मैं DE/dt भी कह सकता हूँ, ठीक है ना।
पावर को, dE/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम, ये भी स्टूडेंट आपका क्या है, पावर का फार्मूला है। अच्छा, कोलिजन्स की बात करें तो कोलिजन स्टूडेंट होती है कितनी, दो टाइप्स की बेसिकली। कोलिजन में पहले भी बता चुका हूँ गेस्ट पेपर के अंदर भी। इलास्टिक कोलिजन में स्टूडेंट क्या होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व और मोमेंटम कंजर्व। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, सिर्फ मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस कर जाती है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसके जो है ना पहला क्वेश्चन जो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, वो अच्छे से पढ़ लो आप, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। गैलेंसिक कोलिजन क्या होता है ये भी स्टूडेंट याद रखना है आपको। तो ये है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल डायनामिक्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसमें आपको सेंटर ऑफ मास जो है स्टूडेंट वो पढ़ना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है इसकी डेरिवेशन आपने करनी है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है टू पार्टिकल सिस्टम का, ठीक है। इसके लिए फार्मूला आपने याद रखना है, ये होता है m1 इंटू R1, m2 इंटू R2, फिर m3 इंटू अप टू सो ऑन mn इंटू Rn डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन mn हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में होता क्या है, द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी आर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसमें आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी, कई बार डेफिनेशन में पूछ लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वो पॉइंट था जहाँ पे टोटल फोर्स एक्ट होती है बॉडी के ऊपर स्टूडेंट। एक्चुअल में बेसिकली ये दोनों पॉइंट एक ही होते हैं, लेकिन कई बार शिफ्ट कर जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, मैं वो आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर, वो भी आपने पढ़ लेनी है। इसके अंदर मतलब सेंटर ऑफ मास डिफरेंट बॉडीज़ के शेप्स के आपने वो याद रखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, वो आपने अच्छे से डेरिवेशन करनी है, उसको छोड़ना नहीं है आपने। फिर इसके अंदर रेडियस ऑफ गायरेशन की बात होती है स्टूडेंट। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है भाई, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। मान लो आपके पास कोई भी एक बॉडी है स्टूडेंट, ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर एक पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे पूरी बॉडी का मास जो है वो क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है। उस पॉइंट से लेके इस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक की जो दूरी है, इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। एक्चुअल में इस बॉडी के ऊपर पूरा मास भी कंसंट्रेटेड है और पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम यहीं से निकाल, मतलब पूरी मास ही यहीं पे कंसंट्रेट है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। K किसके बराबर होगा, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर अप टू सो ऑन Rn का स्क्वायर डिवाइड बाई n हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला भी आपने याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला स्टूडेंट ये है mr का स्क्वायर, ये भी आपने याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, यहीं कई बार एंगुलर मोमेंटम पूछ लेते तो ये आपने याद रखना है dl/dt। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन है स्टूडेंट ये, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में आ जाता है। और एक बच्चा मुझे बोल रहा था सर कि एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो यहीं से स्टूडेंट जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू 0, तो उस वक्त dl/dt भी 0 हो जाएगा और L क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बस सिंपल यही है, आपको ये फार्मूला आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का रिलेशन का, और आप ये कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम की इजीली डिफाइन कर सकते हो यहीं से। इसमें कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल आप कहोगे व्हेन नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। आज भी स्टूडेंट मैंने 3 यूनिट की बात करी, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, और ये वाला हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और 4 चैप्टर आपके जो है वो रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो आपने अच्छे से क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। मैं 2 बार भी या कल 3 बार भी वीडियो में आपके लिए जनरेट कर दूंगा। एंड कल लास्ट वीडियो स्टूडेंट में मॉर्निंग में लेकर आऊँगा, पूरे चैप्टर की एक बार रिविजन हम करेंगे, सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन कौन सा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। मैंने आपको कहा था 28 फेब, तो आपको जुड़े रहना है मेरे साथ, और इवनिंग में हम डिस्कशन करेंगे कि अब क्या करना है आपको लास्ट पे, ठीक है। तो इसलिए आपने वीडियो को कल एंड तक ज़रूर देखना है। ये ना हो कि बच्चे आधे छोड़ के चले, जो कल ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम में काफ़ी काम आने वाली होंगी। तो इसलिए प्लीज़ कल शाम की वीडियो आपको स्टूडेंट ज़रूर देखनी है। और साथ में मैं जो आपके बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इनका भी मैं गैस आपको स्टूडेंट प्रोवाइड कर दूँगा। आपका मुझे साथ ही चाहिए, और आपने सपोर्ट भी बड़ी करिए स्टूडेंट, और भी सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, और ग्रोथ करवाइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।